अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दरख्शां शेख और आप सबको मेरे चैनल एक्सपर्टीज हब पर खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन दी 21st सेंचुरी। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि सिक्योरिटी दरअसल क्या है और नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। साथ ही हम ये जानेंगे कि 21st सेंचुरी में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट किस तरह चेंज होता आया है, जिसके लिए हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे कि वो स्कॉलर्स 21st सेंचुरी में सिक्योरिटी को किस तरह लेते हैं और किस तरह हमें समझाते हैं कि किस तरह सिक्योरिटी चेंज होती आई है थ्रू आउट द सेंचुरीज। सबसे पहले हम टर्म सिक्योरिटी को क्लियर करते हैं कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है। देखें, अगर हम ब्रॉडर वे में बात करें ना, तो सिक्योरिटी की कोई खास डेफिनेटिव डेफिनेशन नहीं है। आईआर के मुख्तलिफ स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटी को लेकर डिफरेंट है। मतलब तमाम स्कॉलर्स एक पॉइंट ऑफ व्यू पर मुत्तफिक नहीं है। अगर हम सिक्योरिटी को बहुत ही सादा जबान में समझें तो सिक्योरिटी का मकसद होता है एब्सेंस ऑफ फियर और थ्रेट। मतलब आपको किसी भी किस्म का खौफ ना हो, आपको किसी और से नुकसान पहुंचने का खतरा ना हो। यही सिक्योरिटी की एक बहुत सादा सी डेफिनेशन है। और अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की, यानी कौमी सलामती की, तो कौमी सलामती को आप किस तरह ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, जिसमें से पहले तो लिखा है कि नेशनल सिक्योरिटी इज अ प्रिवेंशन ऑफ वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द थ्रेट इन द प्रेजेंस एंड फ्यूचर। मतलब आपको अभी हाल में या मुस्तकबिल में अपनी वैल्यूज और अपने स्टैंडर्ड बरकरार रखने के लिए किसी भी किस्म का कोई खतरा ना हो। आप जिस तरह चाहें अपनी वैल्यूज को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी इंटरनल पॉलिसीज को रन कर सकें। आपको ये खतरा ना हो कि अगर मैंने किसी और की बात ना मानी तो मेरे वजूद को खतरा होगा या मुझे किसी भी किस्म का कोई थ्रेट मिल सकता है। सेकेंडली, ये बात क्या करता है कि नेशनल सिक्योरिटी इज मीन टू प्रिवेंट वॉर एंड इफ इम्पोज्ड इट गारंटीज द विक्ट्री ऑफ द नेशन। मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी का मकसद है कि आप तो पहले तो वॉर को प्रिवेंट करें, मतलब वॉर से बचें। और इफ इम्पोज्ड यानी अगर इम्पोज्ड कर दी जाती है आपके ऊपर वॉर, तो आप इस काबिल हों कि आप उसके लिए विक्ट्री ले सके, आप उस वॉर से जीत कर निकल कर आ सकें, आपकी नेशन को किसी टाइप का कोई खतरा मौजूद ना हो। चलें अब हम सिक्योरिटी की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक बुक की कटिंग रखी है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि आप ये बुक जरूर पढ़ें, अगर से आप आईआर के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है वॉल्टर लिपमैन की। वॉल्टर लिपमैन दरअसल एक अमेरिकन फिलोसोफर थे और इन्होंने सिक्योरिटी को किस तरह डिफाइन किया है। इनका कहना है कि अ नेशन इज सिक्योर टू द एक्सटेंट टू विच इट इज नॉट इन डेंजर टू हैविंग टू सैक्रिफाइस core values of its wishes to avoid war। यानी एक नेशन को आप तभी सिक्योर समझ सकते हैं या एक नेशन तब तक ही सिक्योर है जब तक उसको अपनी कोर वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, अगर वो वॉर को अवॉइड करना चाहता है। मतलब अगर वो वॉर को अवॉइड करना चाहता है तो उसको ये खतरा ना हो कि उसकी सॉवरेनिटी डैमेज हो जाएगी या फिर उसकी जो किसी भी किस्म की वैल्यूज हैं, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी इंटरनल पॉलिसी, किसी भी किस्म की पॉलिसी पर या उसके ट्रेडिशन पर किसी भी किस्म का कोई इम्पैक्ट आएगा, तब तक तो वो स्टेट सिक्योर आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कंट्री वॉर भी अवॉइड करना चाहता है लेकिन वो इस वजह से ना कर सके क्योंकि उसकी सिक्योरिटी को कोई डैमेज हो सकता है, तो फिर वो कंट्री सिक्योर नहीं है। साथ ही साथ ये कहते हैं if challenged to maintain them by victory in such a war। और अगर फिर भी उसको वॉर पर जाना पड़े तो फिर उसके लिए वो तभी सिक्योर माना जाएगा जब वो उस वॉर में विक्ट्री हासिल कर ले। अब अगर हम यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं एग्जाम्पल कि जब पाकिस्तान को अमेरिका ने थ्रेट दिया कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप हमारे साथ नहीं हैं। मतलब पाकिस्तान को अपनी उस जंग में भी
अमेरिका का साथ देना पड़ा जो उसकी अपनी थी ही नहीं, क्योंकि हम तब सिक्योर नहीं थे। इसीलिए सिक्योरिटी की डेफिनेशन में ये बात बहुत अहम है कि एक नेशन तभी सिक्योर कंसीडर की जा सकती है जब वो खुद मुख्तियार हो, वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है ऑर्नल्ड वॉल्फर्स की। इनका कहना है सिक्योरिटी इन ऑब्जेक्टिव सेंस measures the absence of the threat to acquired values and in the subjective sense the absence of fear that which values will be attacked। इनका कहना है कि अगर हम बात करें सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव सेंस में तो यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का खतरा जो है वो एब्सेंट दिखेगा, आपको किसी भी किस्म का खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें और भी ब्रॉडर वे में या ब्रॉडर सेंस में और या सब्जेक्टिव सेंस में, तो फिर खतरे के साथ साथ आपको फियर भी नहीं होना चाहिए कि खतरा तो मौजूद नहीं है, चलें ठीक है, लेकिन आपको किसी भी किस्म का फियर भी अपने पास नहीं मौजूद होना चाहिए कि अगर हमने ऐसा किया या अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो किसी भी तरीके से डैमेज हो सकती है। यहाँ जो थर्ड डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है बेरे बुजान की। इनका कहना देखते हैं। इन्होंने कहा इन द केस ऑफ सिक्योरिटी द डिस्कशन इज अबाउट टू परसूट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। यानी अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी तभी मिलती है आपको जब आप किसी भी किस्म के थ्रेट से आजाद हो, आपको किसी भी किस्म के थ्रेट का कोई खतरा ना हो। When the discussion is in context of international system, अगर हम बात करें इसी बात को इंटरनेशनल सिस्टम में लेकर बात करें तो सिक्योरिटी क्या है? Security is about the ability of the state and societies to maintain their independent identity and functional integrity। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम में सिक्योरिटी क्या है, तो सिक्योरिटी है किसी भी स्टेट या फिर सोसाइटी की कि वो मेंटेन कर सकें अपनी शनाख्त, अपनी इंडिपेंडेंट शनाख्त वो इंटरनेशनल सोसाइटी में मेंटेन कर सकें और अपनी फंक्शनल इंटीग्रिटी को बरकरार रख सके। मतलब वो जो फैसले ले वो खुद से ले सकें, वो किसी और के डिसीजंस पर अमल ना करें, कि कहीं और से उनको थ्रेट या फियर ना हो, कोई और अपने डिसीजंस उन पे इम्पोज ना कर रहा हो। देखें अब अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो जैसे अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली वीक होता है, वो किसी और कंट्री से कर्जा लेता है या कोई और कंट्री वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है या वर्ल्ड बैंक या IMF वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कुछ कंडीशंस इम्पोज करता है और उन कंडीशंस के खिलाफ फिर दूसरा कंट्री नहीं जा सकता। मतलब कि वो सिक्योर नहीं है, वो अपनी फंक्शनल इंटीग्रिटी जो है वो खुद से नहीं चला सकता, वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। ठीक है, तो बेरी बुजान का जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही वाइड है। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या फर्क है। वो मैं आगे चल के आपको अच्छे से समझाऊंगी कि बेरी बुजान जो है वो किस तरीके से सिक्योरिटी को लेते हैं। सिक्योरिटी की जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं उससे हमें इतना तो समझ आ गया है कि सिक्योरिटी का मतलब है किसी भी किस्म के खतरे या खौफ से आजाद होना। अगर कोई नेशन खौफ और खतरे से आजाद है किसी भी किस्म के, तो वो हम उसको सिक्योर बोल सकते हैं कि ये नेशन सिक्योर है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या फिर हार्ड नोशन की। हार्ड नोशन या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है? देखें, नेशन स्टेट्स हमारी कब बनी है? 1648 पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद हमारी नेशन स्टेट सिस्टम आया है। लेकिन तब भी जो आपकी सिक्योरिटी थी वो किसकी थी? प्रिंस की। मतलब नेशंस इस तरह ट्रीट की जाती थी कि अगर आपका प्रिंस सिक्योर है तो फिर आपकी स्टेट सिक्योर है। अगर आपका प्रिंस को किसी तरीके का खतरा है, यानी आपके रूलर को जो आप पर रूल कर रहा है उसको किसी तरीके का खतरा है, तो फिर आपकी जो स्टेट है वो भी सिक्योर नहीं है।
अगर हम बात करें मुख्तलिफ किस्म की डायनेस्टीज की जो रूल कर रही थी थ्रू आउट द यूरोप, तो जिसमें आ जाती है बॉर्बन, आपकी हैब्सबर्ग आ जाती है, रोमनव डायनेस्टी आ जाती है, ये तमाम वो थे जिनका वजूद किसी स्टेट के वजूद से भी बहुत अहम था। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं बहुत ही स्टार्टिंग में, तो आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी का मकसद था आपकी प्रिंस की सिक्योरिटी। साथ ही साथ जैसे जैसे आपका नेशन स्टेट बना और तरक्की होती गई, आपने चीजों को समझना स्टार्ट किया, तब जाके आपकी जो सिक्योरिटी थी वो स्टेट सेंट्रिक बनी। मतलब अब जो आपकी सिक्योरिटी आई वो आपके स्टेट की सिक्योरिटी थी। मतलब अगर आपका स्टेट सिक्योर है तो आप ये समझेंगे कि आपके पास अपनी नेशनल सिक्योरिटी है। अगर हम बहुत स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या कंसीडर किया जाता था? स्टार्टिंग में कंसीडर किया जाता था कि आपकी स्टेट या आपका मुल्क तभी सिक्योर है जब आपके पास पावर है। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी नेशनल सिक्योरिटी के। देखें ये कैसे? रियलिस्ट का मानना ये है कि अगर आपके नेशन के पास पावर है कि आप इस कैपेबल हैं कि आप किसी भी किस्म के खतरे का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो आप सिक्योर हैं। लेकिन अगर आप इतना कैपेबल नहीं है कि आप किसी भी किस्म के खतरे का मुंह तोड़ जवाब दे सकें, तो फिर आप पावरफुल नहीं हैं। रियलिस्ट के व्यू में कहा जाता है कि अगर एक नेशन के पास ज्यादा मिलिट्री मौजूद है, वो ज्यादा कैपेबल है, तो दूसरे को उससे ऑटोमेटिकली थ्रेट हो जाता है, क्योंकि एक पावरफुल स्टेट दूसरे पावरफुल स्टेट पर डोमिनेंट होने की कोशिश करती है। लिहाजा तमाम स्टेट्स को ये चाहिए कि वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहें, अपनी आर्म फोर्सेस को बढ़ाते रहें। और ये आर्म फोर्सेस और ये मिलिट्री कैपेबिलिटी वो किस चीज में मेजर करते हैं? वो पावर के सेंस में इस चीज को मेजर करते हैं कि अगर आपके पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं तो इस दैट मीन्स कि यू आर द मोर पावरफुल। लेकिन अगर आपके पास ये तमाम चीजें मौजूद नहीं है, इसका मतलब आप पावरफुल नहीं है। और अगर आप पावरफुल नहीं है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं है या फिर वो कम है। इसीलिए आप जितने ज्यादा पावरफुल होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी नेशनल सिक्योरिटी होगी। यहाँ हमारे एक और फिलोसफर हैं, हमारे रियलिस्ट फिलोसफर, जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। इनका कहना है कि विदाउट सिक्योरिटी, अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो फिर यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है। ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपके पास आर्ट्स है, ना ही आपका कोई मुआशरा है। और आप ये समझें कि आप मुकम्मल तौर पर एक खतरे और एक डेंजर की सूरत हाल में रह रहे हैं, जहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मौत है या आपको लोग बहुत बुरी तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, इनका कहना यह है कि इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जिस तरह इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना जरूरी है, इसी तरह नेशन स्टेट सिस्टम में स्टेट को अपने सर्वाइवल के लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और चूंकि ये रियलिस्ट हैं, इसीलिए इनका कहना यह है कि नेशंस को पावर इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर हम बात करें लिबरल अप्रोच टू अगर हम बात करें लिबरल अप्रोच टू सिक्योरिटी की, तो लिबरलिज्म का कहना यह है कि कोई भी स्टेट तब तक सिक्योर नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर रहने वाले ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिक्योर ना हो। मतलब अगर आपको सिक्योरिटी की बात करनी है, अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी की बात करनी है, तो आपको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके अंदर रहने वाले जो इंसान है वो सिक्योर हो। देखिए लिबरलिज्म का कहना क्या है, लिबरलिज्म किस चीज को प्रमोट करता है? लिबरलिज्म प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को। और जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो लिबरलिज्म कहता है कि अगर तमाम ही दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी आ जाए तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के मुताबिक जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं वो आपस में वैसे भी जंग नहीं लड़ेंगी। मतलब डायरेक्ट वॉर तो उनमें होनी ही नहीं है, वो आपस में कोऑपरेट ही करेंगी। तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आपको किसी भी किस्म की मिलिट्री पावर को इंक्रीज करने की।
या बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की। क्योंकि रियलिस्ट क्या कहते हैं, रियलिस्ट का कहना ये है कि अगर आपको इस दुनिया में अपने आप को रखना है तो फिर आपको अपनी पावर को इंक्रीज करते रहना है और एक बैलेंस ऑफ पावर बनाना है। लेकिन लिबरल्स जो हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है आपको बैलेंस ऑफ पावर बनाने की, आप एक कोऑपरेटिव वर्ल्ड में भी रह सकते हैं, यानी म्यूचुअल कोऑपरेशन कर सकते हैं आपस में, ताकि आपको दुनिया में रहने वाले दुनिया में मौजूद तमाम ही इश्यूज, तमाम ही ग्लोबल इश्यूज को टैकल करने में आसानी हो। यानी लिबरलिज्म जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करता है कि आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाएं जिससे आप फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट कर सकें, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ा सकें। ये तमाम वो चीजें हैं जिसकी मदद से आप अपनी इंडिविजुअल की सिक्योरिटी की गारंटी ले सकते हैं और इंटरनेशनल ऑर्डर को भी जो है वो अच्छे से चला सकते हैं। लिबरलिज्म की बात मान के ही कंट्रीज ने 1990 में लीग ऑफ नेशंस बनाया, जिसके चार्टर के आर्टिकल नंबर 11 के तहत इस बात को इंश्योर किया गया कि तमाम कंट्रीज जो हैं वो आपस में कॉपरेशन करेंगी और किसी भी कंट्री के ऊपर अगर कोई दूसरा कंट्री इलीगली अटैक करता है तो तमाम ही कंट्रीज उसको मिलकर उस बात का जवाब देंगी। यानी नेशंस की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको सेफगार्ड किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ये जो तरीकेकार था ये भी सही साबित नहीं हो सका और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी लग गई। सिमिलर आर्टिकल जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनता है, तब भी इसको यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी शामिल किया गया, जहां पे कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की गई और किसी भी किस्म के एग्रेशन से बचने के लिए पीस की बात की गई और कलेक्टिव मेजर्स लेने की बात की गई अगर कंट्री को किसी भी किस्म का मिलिट्री थ्रेट होता है। तो लिबरलिज्म की अगर बात करें तो लिबरलिज्म इसी बात को प्रमोट करता है कि कंट्रीज को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए और कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है, कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। लिबरलिज्म इसी बात को प्रमोट करता है। अभी तक हमने स्टेट्स की ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर ध्यान दिया और हमने जाना कि स्टेट्स ट्रेडिशनली किस तरह सिक्योर महसूस की जाती थी, या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी क्या था। यही था कि स्टेट्स अगर इतनी पावरफुल हैं कि वो किसी भी किस्म के थ्रेट का मुकाबला कर सकें तो फिर हम उसको सिक्योर महसूस करते हैं। और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो थी हमारी वो स्टेट सेंट्रिक थी। लेकिन अगर अब हम बात करें न्यू ट्रेंड्स ऑफ सिक्योरिटी इन आईआर, वो किस तरह इवॉल्व होते हैं, किस तरह जो आईआर है वो सिक्योरिटी को एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में देखता है। चलिए अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगती है और एंड हो जाती है, उसके बाद दुनिया इस बात को रियलाइज करती है कि हमने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है, चाहे वो नुकसान आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो आपका माली नुकसान हो, चाहे वो आपका इंसानी नुकसान हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया हिलकर रह गई थी। साथ ही जो आईआर के स्कॉलर्स थे उन्होंने सिक्योरिटी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी स्टडीज जो थी वो आपकी सब डिसिप्लिन बन गई आईआर की। लेकिन दुनिया ने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लग जाती है और तब भी दुनिया को सेम ही चीजों का सामना करना पड़ता है। अब भी दुनिया ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि एक नया जो परेशानी थी वो दुनिया के सामने आ गई और वो परेशानी क्या थी, न्यूक्लियर वेपन की। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ तब एक और बहुत बड़ा खतरा हमारी दुनिया में आ चुका था। जब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया तब स्टेट्स ने ये बात रियलाइज की कि अब हमें एक्सटर्नल मिलिट्री के साथ साथ इन न्यूक्लियर वेपन से भी बचना है। तो क्या होता है, इन न्यूक्लियर वेपन से बचते बचते हम एक और पोजीशन में चले गए जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर, यानी सर्द जंग, जहां कोई डायरेक्ट वॉर तो नहीं थी लेकिन इनडायरेक्टली दो बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही थी, अमेरिका एंड यूएसएसआर। अब अगर हम बात करें कोल्ड वॉर की पीरियड की, तो क्या कोल्ड वॉर के अंदर तमाम स्टेट सिक्योर थी? क्या वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती थी? क्या कोई और ताकतें उनको
चला रही थी। क्या स्टेट्स इतनी खुदमुख्तियार थी कि वो जो चाहे डिसीजंस ले सके, या ऐसा था कि दूसरी स्टेट उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही थी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। वहां पर क्या था, कोल्ड वॉर की पीरियड में प्रॉक्सी वॉर्स चलती थी, मतलब यूएसए और यूएसएसआर मुख्तलिफ कंट्रीज को आपस में लड़वाते थे और फिर उन कंट्रीज को आपस में लड़वा के खुद वॉर से दूर रहकर एक किस्म की सर्द जंग लड़ रहे थे। तो कोल्ड वॉर के बाद जो दुनिया ने देखा और जो दुनिया ने महसूस किया, जो आईआर के स्कॉलर्स ने महसूस किया कि सिक्योरिटी अब हमारी किस तरह चेंज हो रही है, वो हम देखते हैं अभी। साथ ही साथ हमने ये देखा कि इस पूरे पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर पोस्ट कोल्ड वॉर तक किस तरह हमारी सिक्योरिटी जो है वो चेंज हो गई। पहले क्या होता था कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से डायरेक्ट वॉर करता था, मतलब अगर आपको खतरा है तो आप जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप जाते थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी आप मैदानों में जंग करते थे। आपको पता होता था कि एक कंट्री जब आएगा तो वो अपनी आर्मी को लेकर इतना फासला तय करेगा, हमें अपनी आर्मी को इतने फासला तय करवाना पड़ेगा, हम यहाँ पे वेपन्स जमा करेंगे, वो वहां पे वेपन्स जमा करेंगे, फिर हम बाकायदा एक जंग लड़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी हुई, उसमें हमें मालूम था कि ये कंट्री हम पे अटैक कर रहा है तो हम इसको जवाब इस तरीके से देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी हो जाती है, यहाँ पे हमने न्यूक्लियर वेपन्स को देख लिया। अब जब हमारी कोल्ड वॉर आई तो हमें मालूम चला कि वॉर तो छुप कर भी हो सकती है, मतलब कोई कंट्री आपस में, दो कंट्री वॉर कर रहे हैं लेकिन वो तो डायरेक्ट वॉर में शामिल ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आईआर में आपका जो सिक्योरिटी का माइंडसेट था, मतलब सिक्योरिटी को आप जिस तरह देखते थे वो सब चेंज होता आया है। आगे हम देखते हैं कि जब पोस्ट कोल्ड वॉर के पीरियड में हम सिक्योरिटी को किस तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1991 में कोल्ड वॉर एंड हो जाती है और सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है। यूएसएसआर का टूटना किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। रियलिस्ट का कहना यह था कि अब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर लगेगी, यानी एक और पावर स्ट्रगल के बाद दुनिया में एक और जंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और न्यू लिबरल्स का कहना यह था कि अब दुनिया में कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनेगा जहां पे कॉपरेशन होगी, यानी यूएसए और यूएसएसआर आपस में कॉपरेशन करेंगे। लेकिन हमने देखा कि ऐसा भी नहीं हुआ, होता कुछ मुख्तलिफ ही है। दुनिया यूनिपोलर बन जाती है और यूएसए जो है वो एक हेजेमोनिक पावर बनकर दुनिया के सामने आता है। अब जब कोल्ड वॉर एंड हो जाती है तब सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो रीफोकस हो जाता है आपके मिलिट्री एक्सपेक्ट से नॉन मिलिट्री एक्सपेक्ट्स की तरफ। सिक्योरिटी की जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ही ब्रॉड हो जाती हैं। अब सिक्योरिटी कंसीडर की जाती है डोमेस्टिक सिक्योरिटी को लेकर, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर, आपकी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को लेकर। अगर आप बातों को बहुत ही सिंपल वे में समझना चाहें तो आप देखें कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हमने क्या बात की थी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हमने बात की थी कि सिक्योरिटी जो है वो स्टेट सेंट्रिक है, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में सिक्योरिटी जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक बन चुकी है। ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब क्या है कि यानी अब आप स्टेट्स को तभी सिक्योर महसूस कर सकते हैं, तभी सिक्योर कंसीडर कर सकते हैं जब उसके अंदर रहने वाला इंडिविजुअल जो है वो सिक्योर हो, उसको किसी किस्म का कोई थ्रेड ना हो। आया वो थ्रेड उसका डोमेस्टिक हो, इकोलॉजिकल हो, इकोनॉमिक हो, किसी भी किस्म का थ्रेड जो है वो आपके इंडिविजुअल को ना हो, तभी आप किसी स्टेट को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। यानी आपकी जो सिक्योरिटी है वो कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट से नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट के डायमेंशंस में आप कंसीडर की जाएगी। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर आपका जो एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसने आपकी सिक्योरिटी के डायमेंशंस को बहुत ही वाइड कर दिया, वो था आपका 9/11। इस 9/11 अटैक में ट्विन टावर को अटैक किया गया यूएसए के अंदर एक नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से, यानी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से।
इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेट को बल्कि एक सुपर पावर को अटैक किया था और इस सुपर पावर ने फिर अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए तमाम ही दुनिया के मुल्कों को आपस में इंगेज कर दिया। अब जो स्टेट टू स्टेट लड़ाई नहीं हो रही थी, अब एक टेररिस्ट ग्रुप से तमाम ही दुनिया की लड़ाई हो रही थी। ठीक है, इसी तरह आपका जो सिक्योरिटी है वो आपकी ब्रॉडर सेंस में जाती गई। अब अगर हम बात करें अरब स्प्रिंग की, तो अरब स्प्रिंग में क्या हुआ था, देखें नॉन स्टेट एक्टर्स सिर्फ वो ही नहीं होते जो टेररिस्ट होते हैं, आपके एथनिक ग्रुप्स भी जो हैं वो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स में ही आते हैं। हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट्स होती आई हैं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, जिसमें आप रवंदा या यूगोस्लोवाकिया का रेबेलियंस ग्रुप जो आपस में लड़े वो आप ले सकते हैं। आप अपना पूरा अरब स्प्रिंग ले सकते हैं जिसने दुनिया को या फिर अरब नक्शे को बदल के रख दिया। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जिस तरह दुनिया ने तरक्की की, जिस तरह दुनिया आगे बढ़ती गई, तो साथ ही आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज का भी सामना करना पड़ा। यानी पहले क्या था कि स्टेट को स्टेट से खतरा था, अब क्या है कि स्टेट्स को बदलते हुए इन्वायरमेंट से खतरा है। यानी आपकी ग्लोबल वार्मिंग से खतरा है, आपकी ओजोन लेयर के खत्म होने से खतरा है, आपके सी लेवल के बढ़ जाने से खतरा है। ये तमाम वो खतरात हैं जिनसे एक इंसान सिक्योर नहीं है। यानी एक इंसान को इन तमाम चीजों के बढ़ जाने की वजह से या फिर कम हो जाने की वजह से, इन्वायरमेंट के चेंज हो जाने की वजह से खतरे हैं। और अगर एक इंसान को इन चीजों से खतरे हैं, मतलब आपकी स्टेट को इन चीजों से खतरे हैं। क्योंकि स्टेट्स आपकी कब बनती हैं, जब आपकी स्टेट के अंदर लोग मौजूद होते हैं, जब उसके अंदर कोई एक नेशन मौजूद होती है, और नेशन आपकी ह्यूमन से बनती है। अगर उसी को खतरा है तो फिर आपकी नेशन जो है वो भी सिक्योर नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो आपकी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है उसको भी आप नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में ही आप देखते हैं इन 21st सेंचुरी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपकी इकोनॉमिकल इश्यूज, यानी आपकी इकोनॉमी जो है वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रही है 21st सेंचुरी में। कोई स्टेट पूरी तौर पे अपने मुल्क को इंडिपेंडेंटली नहीं चला सकता, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो इंटरडिपेंडेंट है 21st सेंचुरी में। कंट्रीज को आपस में ट्रेड करना पड़ता है और एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करके ही अच्छी तरह जी सकती है या फिर अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को खुश रख सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि अब क्या होता है, अगर एक कंट्री कमजोर है और दूसरा ताकतवर है, तो दूसरा क्या करता है, उसके ऊपर अपनी बातें मनवाने के लिए सैंक्शंस इंपोज कर देता है। जैसा हमने देखते हैं कि यूएस इस बात का आदी हो चुका है कि अगर उसको अपनी कोई बात किसी दूसरे कंट्री से मनवानी है तो वो उस पर सैंक्शंस इंपोज कर देगा। और ये वॉर्स क्या कहलाती है, ट्रेड वॉर। जैसे हमने देखा कि यूएसए और चाइना के बीच में भी अभी ट्रेड वॉर चली, और ये ट्रेड वॉर सिर्फ इन दो मुल्कों तक महदूद नहीं थी, इनका इस ट्रेड वॉर का जो इम्पैक्ट था वो पूरी दुनिया ने ही महसूस किया। ठीक है, तो यानी आपकी सिक्योरिटी जो थी वो अब आपके एनवायरनमेंट तक चली गई, आपकी इकोनॉमी तक चली गई, आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें जो हैं वो आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी में आती हैं। अब ह्यूमन सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा जो इश्यू है वो है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ठीक है, साथ ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये भी किसी एक स्टेट का मसला नहीं है, ये भी पूरे ग्लोब का मसला है और पूरे ग्लोब का मुश्तरका मसला है। साथ ही साथ हम बात करें तो हमारी साइबर सिक्योरिटी, यानी जो आपकी दुनिया है, आपके जो मुल्क हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू। तो अगर आपकी कंट्री जो है वो सिक्योर नहीं है तो फिर आपका जो आपकी साइबर सिक्योरिटी नहीं है अगर किसी कंट्री की, तो समझे आपका मुल्क भी सिक्योर नहीं है। किसी भी किस्म से अगर आपके मुल्क को थ्रेट है, आपकी साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो इसका मतलब आपके मुल्क को थ्रेट है, आपके मुल्क की इंटरनल इश्यूज को थ्रेट है। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका हुआ था 2013 में, सॉरी। तो इस स्कैंडल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा इशू था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि
जो डिजीजेस आ रही हैं, एपिडेमिक डिजीजेस, जिससे अभी हम किस चीज का सामना कर रहे हैं, पूरा ही दुनिया कोरोना का सामना कर रही है। इससे पहले भी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस आई हैं जिनका सामना किसी एक कंट्री ने नहीं किया, बल्कि तमाम ही दुनिया ने उसका सामना किया। तो सिक्योरिटी जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री तक महदूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एरियाज हैं जिनको आपको कवर करना पड़ता है अगर आपको ये साबित करना है कि आपकी कंट्री जो है वो सिक्योर है, क्योंकि ये वो तमाम चीजें हैं जो बाउंड्रीज को नहीं देखती। यानी अगर कोई एक वायरस है वो भी किसी बाउंड्री को नहीं देखेगा, आपके साइबर सिक्योरिटी का मामला जहां आ जाता है वो भी किसी बाउंड्री को नहीं देखता। ट्रेड वॉर जो है वो बाउंड्रीज को आपस में खुद ही इंगेज कर लेती है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी जो है वो भी आपकी किसी बाउंड्री को नहीं देखती है। इसीलिए ये तमाम दुनिया के मुश्तरका मसाइल हैं। अब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में हम क्या देखते हैं, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर पावर रखती हैं और उस न्यूक्लियर पावर की वजह से न्यूक्लियर मेल्टडाउन भी होते हैं। जब किसी भी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर मेल्टडाउन होता है तो उस न्यूक्लियर मेल्टडाउन के नतीजे में खारिज होने वाली रेजेस जो हैं वो बाउंड्रीज को नहीं पहचानती। मतलब उन्हें ये नहीं मालूम है कि मैं इस पर्टिकुलर कंट्री की हूँ और मुझे यहाँ ही रहना है। किसी भी कंट्री में जब न्यूक्लियर मेल्टडाउन होता है तो उसके नेबरहुड में जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो भी नुकसान बर्दाश्त करती हैं। वहां भी एनवायरनमेंट को खतरा होता है, वहां भी रहने वाले जानदारों को खतरा होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक स्टेट के अंदर अगर न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ है तो फिर उसी स्टेट को खतरा है। जैसे अगर हम देखते हैं कि 1986 के अंदर जो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ उसके बाद सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह को खतरा नहीं था, उस पर्टिकुलर जगह का एनवायरनमेंट खराब नहीं हुआ, बल्कि उसके आजू बाजू जो कंट्रीज थे उनको भी इस इस डिजास्टर से नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि दुनिया ने आज तक इतनी जंगों का सामना करा उन जंगों के नतीजे में जो हमें रिफ्यूजीज मिले वो भी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का मसला नहीं है, बल्कि हमारे पूरे ग्लोब का ही है। इसी तरह जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज थे वो ब्रॉडर होते चले गए। हम ग्लोबल वार्मिंग को फेस करने लगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को फेस करने लगे, हम पॉवर्टी को फेस करने लगे, रिसोर्सेज के हमारे खत्म हो जाने को फेस करने लगे, हम टेररिज्म को फेस करने लगे, एपिडेमिक डिजीजेस को हमने फेस किया। ये तमाम वो मसाइल हैं जो कि स्टेट सेंट्रिक नहीं है बल्कि ह्यूमन सेंट्रिक है। यानी कोई एक पर्टिकुलर स्टेट इन तमाम मसाइल का ना तो हल ढूंढ सकता है, नहीं ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का मसला है, बल्कि तमाम ही इंसानियत मिलके इन मसाइल का हल ढूंढ सकती है। और तमाम ही इंसानियत के लिए ये जो तमाम मसाइल हैं वो दरपेश हैं। इसीलिए किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी को सिर्फ हम मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते। कोई भी स्टेट तभी सिक्योर हो सकता है जब वो इन तमाम चीजों को सोचे, इन तमाम चीजों को सिक्योर करे। बात करते हैं ईमा रोथस्चाइल्ड की। इन्होंने क्या कहा है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। इनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो प्योरली मिलिट्री कैरेक्टर की नहीं रही है। अब नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है और इस नेशनल सिक्योरिटी को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट में इन्होंने क्या कहा है कि फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ नेशन टू द सिक्योरिटी ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल, यानी सिक्योरिटी ऑफ नेशंस जो है वो अब ब्रॉड हो चुकी है सिक्योरिटी ऑफ ग्रुप्स या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल तक। मतलब अगर आपको नेशन को सिक्योर करना है तो उसमें रहने वाले ग्रुप्स को सिक्योर करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स को सिक्योर करना पड़ेगा। सेकंड इन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम सिक्योरिटी ऑफ नेशन टू द सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अगर आपका नेशन सिक्योर है, जब आपने अपने नेशन को सिक्योर कर लिया तो अब आपको अपने इंटरनेशनल सिस्टम को भी सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटरनेशनल सिस्टम अगर सिक्योर रहता है तभी आपकी नेशन जो है वो सिक्योर रह सकती है, अदरवाइज उसको कहीं ना कहीं से थ्रेट मिलता रहेगा। थर्ड इन्होंने क्या कहा है कि अब एक्सटेंशन हो चुकी है मिलिट्री नेशनल सिक्योरिटी की फ्रॉम मिलिट्री एक्सपेक्ट्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन एक्सपेक्ट्स। यानी
वही तमाम बातें इन्होंने रिपीट करी हैं कि मिलिट्री से अब जो चीजें हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं, आपकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल चीजें जो हैं वो भी तमाम इसमें शामिल हो चुकी हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जब ये तमाम चीजें हो गई हैं तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो बढ़ गई है सिक्योरिटी को इंश्योर करने की। जब हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट्स जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको जान लेना भी बहुत जरूरी है। देखिए, कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो लिंक करती है नेशनल सिक्योरिटी से, और नेशनल सिक्योरिटी लिंक करती है आपकी रीजनल सिक्योरिटी से, और रीजनल सिक्योरिटी आपकी लिंक करती है ग्लोबल सिक्योरिटी में। अगर मैं इस बात को सादा अल्फाज में कहूँ तो अगर आप इंसानों को सिक्योर करेंगे, इसका मतलब आपकी जो नेशन है वो सिक्योर है। अगर आप नेशंस को सिक्योर करेंगे तो इसका मतलब आपका रीजन सिक्योर है। अगर आप रीजन को सिक्योर करेंगे इसका मतलब आपका ग्लोब सिक्योर है। कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट को समझने के लिए हमें यहाँ पर दो चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है। एक तो है सिक्योरिटाइजेशन। अब सिक्योरिटाइजेशन को अगर हम समझें तो सिक्योरिटाइजेशन क्या बात करता है? सिक्योरिटाइजेशन बात करता है कि सिक्योरिटाइजेशन जो है वो सिर्फ एक स्पीच एक्ट है, यानी कभी कभार जो आपके लीडर्स होते हैं वो आपको इस तरह चीजों को बयान करते हैं या इस तरह उन चीजों को आपके सामने लेकर आते हैं अपनी स्पीचेस के थ्रू कि जो रियल थ्रेट होता है वो तो कहीं छुप जाता है, और जो थ्रेट दरअसल होता नहीं है आप उसको थ्रेट समझने लग जाते हैं। अगर मैं इसको और ज्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो हम ये देखते हैं कि टेररिज्म को हमें किस तरह दिखाया जाता है कि टेररिज्म जो है अब वो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। उसी के बरक्स अगर हम देखें तो दुनिया में और भी मसाइल हैं जिनको छुपाया जाता है। यानी अगर हम देखें तो कितने फीसद लोग किस बीमारी से मर रहे हैं और कितने फीसद लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कितनी ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, इन सब को तो छुपा लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे थ्रेट्स मौजूद हैं जो वैसे तो इतने बड़े नहीं हैं लेकिन उनको बहुत ज्यादा आपको वाजा करके दिखाया जाता है और उनके पीछे कुछ मकासद होते हैं। लोग टेररिज्म में भी मरते हैं लेकिन उससे ज्यादा लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लेकिन उनको इतना ज्यादा इशू नहीं बनाया जाता जितना कि आपके टेररिज्म के इशू को बनाया जाता है। या आप अगर बात करें इस्लामोफोबिया की, यानी इस्लाम को जिस तरह दिखाया जाता है कि इस्लाम कोई अमन वाला मजहब नहीं है, इस्लाम में जो है कितना ज्यादा टेररिज्म को प्रमोट करा गया है, ऐसा जबकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जो कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट है वो दो कैटेगरी में रखता है चीजों को समझाने के लिए, जिसमें से सिक्योरिटाइजेशन जो है वो कहता है कि जो लीडर्स हैं वो अपनी स्पीचेस के थ्रू जो थ्रेट्स हैं उनको बनाते हैं। दूसरी ये बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय बैरी बॉसन। बैरी बॉसन ने क्या कहा? इन्होंने मल्टी डायमेंशनल व्यू दिया सिक्योरिटी का, जिसमें इन्होंने बात करी एनवायरमेंटल थ्रेट्स की, सोसाइटल थ्रेट्स की, इकोनॉमिकल थ्रेट्स की, मिलिट्री थ्रेट्स की और पॉलिटिकल थ्रेट्स की। अब इसमें से जो आपका मिलिट्री थ्रेट है और जो पॉलिटिकल थ्रेट है ये तो सारे आ जाते हैं, दोनों आपके आ जाते हैं ट्रेडिशनल थ्रेट्स में। लेकिन जो आपका एनवायरमेंट है, आपका सोसाइटल थ्रेट है, आपका इकोनॉमिकल थ्रेट है, ये आपका किस में आ जाता है? आपका नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में आ जाता है। अगर हम बात करते हैं मिलिट्री थ्रेट्स की तो वो तो हो जाता है कि आपको आपकी कंट्री को किस किस्म के मिलिट्री से खतरा है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई डायरेक्ट अटैक हो रहा है। अगर हम पॉलिटिकल थ्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर वही आ जाता है आइडियोलॉजीज का तसादुम, यानी आपको इस आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, आपको डेमोक्रेसी के साथ रहना है, आपको कम्युनिज्म को फॉलो करना है, आपको सोशलिज्म को फॉलो करना है, यानी किसी भी कंट्री को टारगेट बनाया जाता है आइडियोलॉजीज की बेसिस पर। दूसरा आ जाता है आपका एनवायरमेंटल थ्रेट्स, यानी एनवायरमेंट को किस तरीके से खराब करके ह्यूमन सिक्योरिटी को या फिर इस प्लेनेट को या फिर इस दुनिया को डैमेज किया जा रहा है। सोसाइटल थ्रेट्स में आपके क्या आ जाते हैं? आपकी आइडेंटिटी और आपका कल्चर आ जाता है, यानी किस तरीके से आपकी जो कोर वैल्यूज हैं उनको डैमेज किया जा रहा है। जैसे अगर हम देखें तो अगर हम
आज की दुनिया में देखें तो जो आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश एज अ मीडियम तो ठीक है, आपके एक बात करने का तरीका है, या फिर इंटरनेशनली आप जो है दुनिया इस काबिल हो जाते हैं कि दुनिया को फेस कर सके। लेकिन अगर हम देखें, हम एक किसी एक सोसाइटी में बैठे हों और उर्दू में बात कर रहे हों, तो आपको ऐसा समझा जाएगा कि या तो आप इलिटरेट हैं या फिर आपके पास इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे कल्चर को टारगेट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर नेशन की तरफ से, या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ से, जिसको हम थ्रेट महसूस करते ही नहीं है, जिसको हम इस तरह सोचते ही नहीं है कि ये भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें 5 जनरेशन वॉर, तो वो भी यही है ना, क्या कि यूथ के माइंडसेट को इस तरह से चेंज कर दिया जाता है कि आप सोचने के काबिल ही नहीं रहते और आप अपनी ही कंट्री के खिलाफ कुछ ऐसे अमल कर जाते हैं जो आपकी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होती है। साथ ही साथ अगर हम देखें एनवायरमेंटल थ्रेट्स की, बैराबोजन ने बात की है, तो उसमें यही है कि आपकी जो मार्केट्स हैं उसको अनस्टेबल कर दिया जाता है, आप एग्रेसिव कंपटीशन बढ़ जाता है, और आप किसी तरीके से अपनी जो इकोनॉमी है उसको सही तरीके से सस्टेनेबल गोल्स की तरफ नहीं लेकर जा पाते। आपकी जो इकोनॉमी है वो दिन ब दिन कम होती चले जाती है, आपकी जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है, और इसी तरह आप फिर क्या होते हो, दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो जाते हो। जब आपकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं चल रही होती, तो फिर दूसरे कंट्रीज आपके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यानी कि सॉफ्ट नोशंस जो हैं, उनको अगर हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहें, तो यहाँ पर आपके आ जाती है पॉलिटिकल सिक्योरिटी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि आपकी जो खुद मुख्तियारी है आपकी अपने ही नेशन में, उसकी प्रोटेक्शन, आप कितना हद तक खुद मुख्तार हो, आप किस हद तक अपनी जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सकते हो, इंटरनल थ्रेट से बच सकते हो, एक्सटर्नल प्रेशर्स और थ्रेट से बच सकते हो, किस तरह जो आप अपने कंट्री में लॉ इन्फोर्समेंट कर सकते हो, अपनी कंट्री के अंदर सिक्योर रह सकते हो। ये तमाम चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, आपकी पॉलिटिकल सिक्योरिटी में आ जाती हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी में भी वही आ जाता है कि कंट्रीज जो है वो किस हद तक अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकती हैं, वो किस हद तक इस बात की एबिलिटी रखती हैं कि वो अपने आप में खुद मुख्तियार हों और किसी भी किस्म का थ्रेट जो आउटसाइडली उनको मिल रहा है उसका मुकाबला कर सकें। देखिए, मैंने इस बात का जिक्र पहले भी किया था कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या किसी भी कंट्री से अगर जब आप कोई लोन लेते हैं तो आप बाउंडेड हो जाते हैं उनकी कंडीशंस पर अमल करने के लिए। यह आपका क्या डैमेज होता है, यहाँ आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी डैमेज होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1973 के ऑयल क्राइसिस की, तो इसमें क्या हुआ था, ओपेक कंट्री की तरफ से कुछ जो है एम्बार्गोज लग गए थे, और उसके बाद तमाम ही दुनिया ने इसका नुकसान उठाया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और बात करते हैं डेब्ट ट्रैप की। तो ये इल्जाम लगाया जाता है या फिर ये पर्सपेक्टिव पेश किया जाता है कि चाइना जो है वो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी चाइना जो है वो कंट्रीज को लोन दे रहा है, जो उन कंट्रीज को लोन दे रहा है जो वो लोन वापस करने के काबिल नहीं है, यानी वो कंट्रीज इतना कैपेबल नहीं है कि वो लोन वापस कर सके। और जब वो कंट्रीज लोन वापस नहीं कर सकते, तो चाइना फिर क्या करता है, उनके ऊपर अपनी पॉलिसीज को इम्पोज कर देता है या अपनी कुछ कंडीशंस को इम्पोज कर देता है, और इस तरीके से वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनकी खत्म करके उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी खराब करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं कि एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज सिक्योरिटी क्या है। देखें, जब आप बात करते हैं ना 21st सेंचुरी की, तो यहाँ पर जंग किस चीज की है, यहाँ पर जंग है आपके तेल की, आपके रिसोर्सेज की, आपके मिनरल्स की। इन तमाम चीजों को लेकर ही कंट्रीज जो हैं वो आपस में तसादुम कर रही हैं, आपस में लड़ाइयां कर रही हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की ही, तो इंडिया क्या करता है, वो आए दिन हमारा पानी रोक लेता है, मुख्तलिफ किस्म के डैम्स बनाना शुरू कर देता है, हमारी पानी को डाइवर्ट करना शुरू कर देता है, डाइवर्जेंस करना शुरू कर देता है पानी की। और इन तमाम चीजों से क्या होता है, जब वो हमारा पानी रोक लेता है तो हमारे को क्या मसाइल दरपेश होते हैं। देखिए, हम एक एग्रीकल्चर मुल्क है,
तो हमें क्या होता है कि अगर इसने हमारा पानी रोक लिया और हमें सही मिकदार में पानी नहीं मिला तो हम किस तरह सरवाइव करेंगे। आ गया ना वही मसला, आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी इन तमाम चीजों के साथ ही इंगेज होता है, चाहे फिर वो आपका पानी का मसला हो, आपके तेल की फरोख्त का मसला हो, आपके दूसरे किस्म के रिसोर्सेज का मसला हो, या फिर आपके मिनरल्स का मसला हो। देखिए अगर मिनरल्स की बात करें तो फिर क्या मसला है, मिडिल ईस्ट में क्या वजूहात है, मिनरल्स और ऑयल की वजह से तो मिडिल ईस्ट इतने अरसे से क्राइसिस का शिकार है ना, वहां पर क्या मसाइल चल रहे हैं, यही तो मसले हैं कि दूसरे कंट्रीज आके इंटरफियर कर रहे हैं और उनकी नेशनल सिक्योरिटी को डिप्राइव कर रहे हैं। किस वजह से? उनके रिसोर्सेज पर काबिज होने की वजह से। साथ ही 21st सेंचुरी में जो आपका सबसे बड़ा मसला है वो है आपका साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें आपका क्या आ जाता है, आपकी गवर्नमेंट का डेटा हो, आपके किसी इंडिविजुअल का डेटा हो, तो वो तमाम डेटा जो इंटरनेट पर मौजूद है वो किसी भी तरीके से किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए ताकि आपको किसी भी किस्म का नुकसान हो। तो इसीलिए आपकी साइबर सिक्योरिटी जो है वो भी आपकी नेशनल डिफेंस का या आपकी होमलैंड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री पहले हमारे लिए मसला होता था, यानी सिर्फ और सिर्फ ताकत का अंदाजा आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बुनियाद पर लगाया जाता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस तरह आप देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है वो चेंज होती आई है। किस तरह 21st सेंचुरी की सिक्योरिटी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपकी प्रीवियस सेंचुरीज की सिक्योरिटी से। साथ ही यहाँ पर बात हो जाती है ह्यूमन सिक्योरिटी की। देखिए ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो यूनाइटेड नेशंस जब बन जाता है तो इस बात पर गौर किया जाता है एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर के ह्यूमंस को सिक्योर करना है, ठीक है। जिस तरह आपका यूएनडीपी बना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका भी असल मकसद क्या था, ह्यूमंस को सिक्योर करना। साथ ही साथ इसमें किस चीज की बात की जाती है, सेफ्टी फ्रॉम हंगर की बात की जाती है, डिजीज से बचने की बात की जाती है, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की जाती है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी की बात की जाती है, फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है, आपकी हेल्थ सिक्योरिटी की बात की जाती है, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी की बात की जाती है, कम्युनिटी सिक्योरिटी की बात की जाती है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात की जाती है, प्रोटेक्शन की बात की जाती है, माइनॉरिटीज और वुमेन की। इन तमाम मसाइल को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ ही परखा जाता है। मतलब अगर ये तमाम चीजें आपकी महफूज नहीं है, आपके मुल्क में हंगर है, डिजीजेस है, तो फिर आप इस काबिल नहीं हैं कि कोई और कंट्री आपके मुल्क में इंटरवेन नहीं कर सके। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह इस काबिल बन जाता है कि आपके मुल्क में इंटरवेन कर सके। अगर आपके मुल्क में पॉवर्टी है तो फिर किसी भी तरह दूसरा कंट्री अगर चाहेगा तो आपके मुल्क में इंटरवेन कर सकता है, आप फिर खुद मुख्तियार नहीं रहते। इसीलिए ये तमाम चीजें जो हैं वो सिक्योरिटी की डायमेंशंस में आ जाती हैं। देखिए जब हम इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी की बात करते हैं ना तो इसकी मल्टीपल मीनिंग्स हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या होता था, जो इन्वायरमेंट के लेके मसाइल थे उसमें आप सिर्फ वाटर शॉर्टेज ले सकते थे या फिर एनर्जी से लेकर मसाइल जो हैं वो आप ले सकते थे। लेकिन 21st सेंचुरी में इसकी जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो क्लाइमेट चेंज है वो आपका सबसे बड़ा मसला बन चुका है। मैंने आपको पहले बताया पीछे न्यूक्लियर डिजास्टर्स के बारे में, ठीक है। अब न्यूक्लियर डिजास्टर जरूरी नहीं है कि आपके किसी ह्यूमन एरर की वजह से आ रहा हो, वो उसका कोई नेचुरल काज भी हो सकता है। आपके एनवायरनमेंट या फिर आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गलत असरात आपकी जमीन पर पड़ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई काज भी हो सकता है। कोई अर्थक्वेक आया हो और उसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियर प्लांट है वो इम्बैलेंस हो गया हो और फिर उसकी वजह से न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ या फिर न्यूक्लियर मेल्टिंग हुई। इसीलिए पास्ट में जो है नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते थे नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के तौर पर, लेकिन अब जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो भी एज अ थ्रेट ही कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि उससे कोई कंट्री या कोई एक पर्टिकुलर नेशन मुतासिर नहीं होती, उससे पूरी की पूरी आपकी जो दुनिया है या जो आपका ग्लोब है वो मुतासिर हो रहा है। इसीलिए जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है वो भी आपके अब नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स में ही शामिल किए जाते हैं।